हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम अपने दर्शकों को बाखबर रखने की हमेशा कोशिश करते हैं और बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो आपको आमतौर पर नहीं मिलती। हम कई जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसके बारे में आपकी जानकारी हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। हमारे दर्शकों को एक खबर याद होगी। अब से पहले मैं तकरीबन मैं समझता हूँ 2 बार हम उस पर बात कर चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। वो है मध्य प्रदेश में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी 23 मार्च को, लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले, उसी दिन एक वकील जिनका नाम दीपक बुंदेले है, वो बैतूल में रहते हैं मध्य प्रदेश के। उनकी पुलिस ने पिटाई कर दी कोई खास वजह बताए बगैर, और बाद में 17 मई को, यानी 23 मार्च के साथ एक हफ्ता तकरीबन मार्च का गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, 17 मई तकरीबन पौने 2 महीने के बाद पुलिस आती है। जब शिकायत करते हैं वकील साहब, और वो ये कहते हैं कि आपकी पिटाई पुलिस वालों ने मुसलमान समझ करके कर दी, इसलिए आप हमें माफ कर दें और इसको भूल जाएं, ये केस कुछ नहीं है, अपनी शिकायत वापस ले। दीपक बुंदेले साहब ने वो बातचीत भी रिकॉर्डिंग कर ली और उसकी बुनियाद पर फिर शिकायत आगे बढ़ाई। तो ये बहुत ही गैर मामूली किस्म का एक केस है जो पहली बार ऑन रिकॉर्ड पुलिस ये बताती हुई सुनी गई है कि मुसलमानों की इस तरह से अक्सर बगैर किसी वजह के भी पिटाई या उनके खिलाफ ज्यादती होती रहती है। चूंकि मजबूती से खड़े हो गए, इसलिए ये केस अदालतों के चक्कर काट रहा है। लोअर कोर्ट में दीपक बुंदेले साहब के खिलाफ केस मौजूद है, और जबलपुर हाई कोर्ट की बेंच में मुकदमा चल रहा है। कई अलग अलग जज बदले जा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई बात आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान दीपक बुंदेले साहब हैं बैतूल से। वेलकम है सब आपका। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथ आपने अब से पहले भी वक्त दिया है, मौका दिया है बात करने का। अब आप बताइए बुंदेले साहब, किस किस स्टेज पे है मुकदमा, आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, और आप सरकारी लोगों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो बात कहां तक पहुंची? आखिर क्या है जो कुछ अब आपको बताया जा रहा है, या जो कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं अदालतों में, और पुलिस का रवैया क्या है? हमारे दर्शकों को जरा इस बारे में बताइए, क्योंकि कई महीने हो गए। आज जब हमारी आपकी बात हो रही है, सितंबर का महीना शुरू हो गया और ये वाकया मार्च का है। अब आप कहां महसूस कर रहे हैं? आप वकील भी हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं, तो आपने दुनिया के कई पहलुओं से चीजों को देखा है, समझा है। अब डायरेक्ट आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि सरकारें और अदालतें क्या कुछ करती हैं। अब आप अपने आप को कहां खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं? देखिए मोहम्मद साहब, एक चीज है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक मुकदमा चल रहा है। उसमें उच्च न्यायालय ने, उसमें सरकार कह रही है, उच्च न्यायालय ने कहा था सरकार से कि आप रिपोर्ट फाइल करो इस मुकदमे की, तो सरकार ने की नहीं, और वो बार बार झूठ बोल रहे कि कर दी है। तो अभी लटार लगी है उन पे पहले, तो अब करना होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि इसकी रिपोर्ट जांच में चल रही है। क्योंकि वो, मतलब क्या होता है, तारीख पे तारीख बढ़ाने वाला खेल, क्योंकि उनको पता है मुकदमा तो हारे वाले वो लोग। माननीय उच्च न्यायालय, ये मेरा हो सकता है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन उनको पता है कि सारे एविडेंस उनके खिलाफ है, सब कुछ है। और एक दूसरी चीज आप देखिए, दो ट्वीट साहब के, माननीय न्यायाधीश महोदय का, क्या वो अपना वो कर सकते हैं, अवमानना का केस? हाँ, अवमानना कर सकते हैं। तो वकील का कोई मान है या नहीं है? सही। बार और बेंच में एक रिलेशन होता है, तो वकील कहाँ है? खैर, कोर्ट में से हमें पूरी उम्मीद है। और वहीं उसी वकील के साथ पुलिस क्या कर रही है? हाँ। मुझ पे झूठा मुकदमा बना हुआ है, उस पर मैं जमानत पे बाहर हूं, मैं एंटीसिपेटरी बेल पे बाहर हूं, और वो सिर्फ इसलिए मुकदमा बना मुझ पे कि मैंने के खिलाफ आवाज उठाई।
अगर नहीं उठाता तो कोई मुकदमा नहीं बनता। ये 100% लिख के दे रहा हूं मैं। मैंने इनके खिलाफ रिट लगाई जबलपुर हाई कोर्ट में। माननीय उच्च न्यायालय ने इन्हें नोटिस जारी किए, और जिस दिन नोटिस जारी किया 18 जून को, उसी दिन मतलब दिन में नोटिस जारी हुए, रात को मेरे खिलाफ मुकदमा बना, रात को 10 बजे। और घटना 23 मार्च की, उसके 90 दिन बाद। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस क्या कर रही है। उसके बाद पुलिस का एक दूसरा तरीका यह भी है कि अरे यार चलो हो गया वकील साहब, तो हम भी बोल रहे हैं हो गया, अब हम कर लेते जो बचा है हमारा काम। हम कर लेते, आपका तो हो गया, जाने दो। तो मतलब ये इस देश के यानी पुलिस के अधिकारी आपसे कहते हैं कि जाने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्या है वो थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि पुलिस का इसमें अब रवैया क्या है, आखिर इसको किस तरह से खत्म करना चाहते हैं, क्या है? देखिए, अभी डीएस भदौरिया साहब एसपी थे बैतूल के। अब आपको मतलब मैं जो बात कह रहा हूं उसको एक आप दो तरीके से लेके चलिए। एक मैं वकील हूं और एक सामान्य आदमी कहेगा तो क्या होगा। मैं उनके पास आवेदन लेके गया, वो कहता है वकील साहब हो गया, मैं उनकी निंदा कर देता हूं जिन आरोपियों ने किया है। मतलब वो एडमिट कर रहा है क्राइम कि मैं निंदा कर देता हूं, चलो जाने दो। अच्छा, एक वकील से ये बोल रहा है जो थोड़ा बहुत तो कानून जानता ही है। एक आम आदमी से क्या करते होंगे, एक आम आदमी से क्या करती है पुलिस। जी जी जी। मैं वकील था तो इतनी आगे बात हो गई। आम आदमी से क्या अपेक्षा करेगा, आम आदमी क्या अपेक्षा करेगा पुलिस से? मतलब हाँ, तो आम आदमी तो की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है फिर, अगर पत्रकार और वकील के साथ ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल। जब आम आदमी पीटे तो उसकी क्या गुंजाइश है। वकील मतलब जो कानून जानता है, माना जाता है कि कानून का जानकार है, उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो आम आदमी का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। और जो हम मांग करते हैं एफआईआर दर्ज करवाने की, उल्टा हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये इतिहास का शायद पहला मामला होगा। आपकी पिटाई हुई और आपकी अभी आपकी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है? नहीं जी बिल्कुल, उसी से प्रताड़ित होकर हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। और उच्च न्यायालय भी अभी 164 या कौन सी वो दफा होती है उसके अंदर वो ऑर्डर नहीं कर सकी कि एफआईआर करें? नहीं, माननीय उच्च न्यायालय प्रकरण को सुन रही है। माननीय उच्च न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है। कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, उनका पालन मतलब मुवक्किल को भी करना है, वकील को भी करना है, जज साहब को भी करना है। तो हाई कोर्ट क्या हाई कोर्ट में आपने एफआईआर के लिए भी एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें एफआईआर करा दी जाए हमारी तरफ से? जी, हमने हाई कोर्ट में जो रिट लगाई है उसमें 2-3 मांगे हैं हमारी। मतलब हमने 2-3 रिट मांगे हैं। एक तो पहले पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बने, पुलिस शिकायत प्राधिकरण बने कि जो आदमी पुलिस से परेशान हो जाता है वो शिकायत कहां करे। सही सही जी। ये मुझे मारना, मुझ पे मारपीट करना एक बहुत छोटा मामला है, लेकिन पूरे अब आप देखते हो तमिलनाडु में क्या हुआ है, या फिर वो एक चाबी लगा दी, इसमें उत्तर प्रदेश की घटना है शायद, कितनी बेरहमी से, तो इनकी शिकायत कहां होगी। तो हमने ये मांग की है कि मध्य प्रदेश में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए, यानी पुलिस के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट हो तो वो वहां सुनी जा सके। हाँ, और माननीय उच्च न्यायालय ऐसा ना हो जैसे अब तक होता रहा है कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट होती है और पुलिस ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उससे ईमानदारी की उम्मीद नहीं है। नहीं, फिर तो ईमानदारी उम्मीद ही नहीं है। वो सब डिपार्टमेंट एक दूसरे को बचाते हैं, क्योंकि आज बोले मेरा नंबर है, कल तेरा नंबर होगा। वो सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्योंकि हम तो ये तो बहुत बड़ी मांग है, ये तो पूरे देश में होनी चाहिए। आप मध्य प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं, ये तो पूरे देश में होनी चाहिए। शिकायतें पूरे मुल्क में होती हैं ऐसी। जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है 2006 का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है इस बात को। तो 6 राज्यों में अभी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनी हुई है। गोवा है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है और 3 राज्य और है कुछ। दिल्ली, हाँ। तो लेकिन पूरे देश में नहीं बनी। हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश में बनाओ। अब तो ये लड़ाई कानून और संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये पुलिस एक सरकारी गुंडा नहीं है, पुलिस एक पब्लिक सर्वेंट है। सही सही, वो परसेप्शन बदलने की जरूरत है। अच्छा, और क्या डिमांड थी आपकी, और क्या डिमांड थी हाई कोर्ट से? एक तो ये अपने प्राधिकरण की मांग की, और क्या था? और एफआईआर की मांग की हमने। एफआईआर जितने लोगों ने इसमें अपराध में है उन पे एफआईआर, क्योंकि इनने तो की नहीं है। बैतूल पुलिस ने की नहीं है। और एक मजेदार बात बताऊं आपको, जो मुख्य आरोपी है इस घटना का, उसका ट्रांसफर कर दिया।
और बाद हाँ में पुलिस के लोग मुझसे कहते हैं यार वकील साहब हो गया, चलो उसका ट्रांसफर भी तो हो गया। हाँ तो अब ट्रांसफर करना कोई सजा है क्या? वो तो विभागीय प्रक्रिया है। हाँ, सही है। वो तो और वैसे भी हो ट्रांसफर कहाँ सकता हुआ था। उसका? नहीं जी। उसमें, नहीं उसमें आपको क्या मिला, हाँ बिल्कुल। उसको सजा कहाँ हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और सही। आम आदमी का जहन कहाँ बदला कि चलो भाई पुलिस के खिलाफ करो तो पुलिस भी शिकायत कर सकती है, वो कर सकती है। हम्म, हम्म। और एक चीज ये है कि जो ट्रांसफर का मामला है, हाँ तो उन साहब का ट्रांसफर ऐसी जगह हुआ है जो बड़ी अच्छी, क्या कहते हैं ना उसको, आइसक्रीम मानी जाती है, या हाँ हाँ, वो क्रीमी कई क्रीमी लोगों के पोस्ट। जो, हाँ, तो वहां ट्रांसफर हुआ है, तो इनको इनाम मिला या सजा मिली, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जी 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 जी। कि तो क्या मुसलमान तो मार, हाई कोर्ट ने अभी तक एफआईआर का भी ऑर्डर नहीं किया, आप ये बताना चाहते हैं। नहीं नहीं, अभी हाई कोर्ट मामला चल रहा है, जल्दी ही हो जाएगा। हाँ और हमें पूरी उम्मीद है कि हम हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसका हमें रिलीफ मिलेगा। अ, हाँ और अभी हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किए थे पिछले बार। तो हाई कोर्ट ने पहले इनको ऑर्डर किया सीसीटीवी पेश करने का। हाँ, शायद हम एक बार पहले बात कर चुके, जी सीसीटीवी फुटेज पेश करने का। जी जी। तो वो कहते हैं सीसीटीवी डिलीट हो गई, है ना, हाँ जिसमें सारी अपराध की वो है, जिसमें करोड़ रुपए अच्छा, सरकार ने डिलीट खर्च करके। डिलीट डिलीट किसने की ये भी नहीं बता रहे कि क्यों की, किसने की, किसके ऑर्डर पर की। बिल्कुल, और जबकि सीसीटीवी ये खुद कह रहा है कि 30 दिन तक सुरक्षित रहती है। हाँ और मैं घटना के दूसरे दिन या तीसरे दिन लेटर लिखता हूं एसपी को कि ये हाँ उक्त घटना हुई थी, इसका सीसीटीवी आप संभाल के रखें। हाँ, तो आपकी जिम्मेदारी है संभाल के रखने की। सही। और वो कह रहा है कि 30 दिन में डिलीट हो जाती है। जी। मतलब आपने करोड़ रुपए के जो कैमरा लगाया है, वो क्यों लगाए हो? अपराधियों को और बचाने के लिए। वो इसी पब्लिक का पैसा है, ये कोई कोई हाँ, बिल्कुल सरकार कोई अपनी जेब से नहीं चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने पब्लिक की सिक्योरिटी के लगाया, क्यों लगाया आपने कैमरे? करोड़ों रुपए के, लाखों के नहीं, हाँ, करोड़ों के कैमरा लगाया। जी। तो अब आप उसी कैमरे से पब्लिक की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, हाँ या आप ये सोच रहे हो कि बस हमें कि बस लेने देने के लिए वो कैमरा काम आएंगे, कि कोई अपराधी ने अपराध कर लिया तो ले देके सेट करो। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लोअर कोर्ट में क्या चल रहा है? हाई कोर्ट में तो आपने बताया, लोअर कोर्ट में क्या है, आपके खिलाफ मुकदमा क्या है। हमारे खिलाफ 353, 188 और 294। हाँ ये मतलब थोड़ा इसको सा थोड़ा सा, आम, ये थोड़ा सा आम भाषा में बता दीजिए कि ये कौन कौन सी हाँ दफा बिल्कुल, होती है। जी जी। 353 सरकारी काम में बाधा डालना, लोक हाँ सेवक को उसके कार्य से रोकना हम्म, करते हुए। हाँ और 2 साल की सजा है, संज्ञेय अपराध है। हाँ 188, 144 का उल्लंघन होता है, जब 144 ने जब कलेक्टर साहब ऑर्डर कर देते हैं कि 144 लगी हुई है, या जिसके अपन कर्फ्यू तो नहीं कहना चाहिए, कि 4 हाँ व्यक्ति से ज्यादा एक साथ नहीं घूम सकते, तो उसका हाँ, उल्लंघन करने पे 188 में कार्रवाई होती है। सही। और 192 गाली गलौज करना, हाँ सार्वजनिक स्तर पर गाली गलौज करना, आह्वान करना वाली मामला हाँ जो है, हाँ हाँ ये इस तरह से। हाँ। तो और ये 3 धारा लगी। जिस वक्त आपकी पिटाई हुई थी, आप अकेले थे, आपके साथ 5-7 लोग और भी थे। अकेला था तो 188 का तो सवाल ही नहीं है। हाँ वो तो 4 लोग, मतलब, और दूसरी चीज अकेला था। और अपना ये जो 353 है, ये सरकारी काम में बाधा डालने पर है। तो हाँ किसी व्यक्ति का घर से अस्पताल गया ना, सरकारी काम में बाधा डालना कैसा हो गया, हाँ। ये डिफाइन करना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, मैं अपने दर्शकों को याद दिलाने के लिए आपसे एक दोबारा ये बात पूछ रहा हूं कि उस दिन पुलिस वाले जब घर पर आए, उन्होंने क्या खास बात कही थी कि आपको मुसलमान समझ लिया, वो थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं चाहूंगा कि हाँ जी 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 आप जी एक बार जी। बता दें। जी, असल में मसला ये है कि 17 मई हम्म को जब पुलिस हमारे घर आती है और बयान लेने आती है, ये बयान उस कागज पे होता है जो हमने हमने एमएलसी करवा चुके होते हैं 23 मार्च को पिटाई के बाद। हम्म 24 मार्च को एक दरखास्त एसपी को दे चुके होते हैं। अब एमएलसी करवा ली है तो उनका बयान लेना मजबूरी है। हम्म, अब उस पर बच नहीं सकते वो, जी। अ, या उनको जांच आगे बढ़ानी, क्योंकि एमएलसी सरकारी दस्तावेज हो गया है। हम्म तो वो आते हैं, कहते हैं अरे वकील साहब हो गया, चलो अपनी वाले हो आप। हाँ भाई मैं तो सबके वाला हूँ। हम्म, मतलब इस किस्म से। अब मुझे नहीं पता है क्या कहने वाले थे। फिर उनका हाँ टेस्ट बदला तो मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू कर ली, सॉरी हाँ मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर ली। हाँ तो वो कहते हैं कि जब भी देश में दंगा होता है, ये बात मुसलमान भी जानते हैं, हाँ मतलब उनके शब्द बड़े खतरनाक है, ये बात मुसलमान भी जानते हैं, पुलिस हिंदुओं का साथ देती हाँ है। हाँ। और आपकी दाढ़ी बड़ी थी इसलिए आपको मुसलमान समझ के मारा दिया। तो बहरहाल बहरहाल वो और उस पर वो इंसिस्ट करते रहे कि आप माफ कर दो, चूंकि मुसलमान समझ के पिटाई हुई। हाँ हाँ, वो बड़ा मजेदार है कि आप वो कह रहे हैं कि आप
मतलब उनको लग रहा है मुसलमानों को मारना कोई अपराध नहीं है, वकील साहब माफ कर देंगे। हाँ। इनको मैं अपने ग्राउंड में लाऊंगा कि आप जी हिंदू, हम भी हिंदू, तो वकील साहब माफ कर देंगे। जी जी। और वो बार बार कह रहा है वो हिंदू हिंदू है, वो कट्टर हिंदू आदमी है, कपिल सौराष्ट्र जिस जो मुख्य आरोपी है, हाँ कट्टर हिंदू आदमी है। और वो किसी मुसलमान को खूब मारता है, थाने में लाता है, तो हाँ। ये सारी बात वो एडमिट कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये जो वाकया हुआ, आपको कहां से ऐसी मजबूती मिली? मतलब बहुत ही फ्रैंक सवाल पूछ रहा हूं मैं, कि आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक मिनट को भी ये नहीं सोचा कि चलो माफ कर दो, छोड़ो यार, कौन मुकदमेबाजी में फंसेगा, ये ख्याल नहीं आया? आपको ये मजबूती कहां से मिली? क्या है ये कि आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दाढ़ी उसके बाद बढ़ाते ही जा रहे हैं, आप उनकी नजर में गुनहगार और बड़े होते जा रहे हैं। ये क्या है? आपको कहां से वो मजबूती मिलती है? वो शायद मैं कुछ गलत पढ़ लूंगा, एक शेर है मीर का कि हाँ। छोड़ के दीनों ईमान जिसके वास्ते, हम वे काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। जी 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 जी। तो मजबूती तो वहां से आती है। मतलब मेरे तमाम दोस्त जानते हैं कि अपन, मतलब मैं बहुत ही खुले जहन का आदमी हूं ना, मुझे हिंदू से कोई मतलब ना मुसलमान से कोई मतलब। सही सही सही। वो सीधी कि और तो उसमें भाई गलत तो गलत है ना। हाँ और बिल्कुल। जो इस घटना, ये जो घटना ओपन हुई, जब बाहर मार्केट में आई, या जब ये घटना लोगों के बीच गई, तो लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि लोग इतना प्यार कर सकते हैं मुझ जैसे आदमी से। जी 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 जी। जैसे जैसे आप अपना ही देख लीजिए, आपने, आपसे मेरी बात हुई और ऐसे तमाम मीडिया वालों से, और जितने देशों के मुझे नाम नहीं पता, उतने देशों के तो मुझे मैसेज आए, उतने देशों जी के जी नाम भी नहीं जानता मैं। जी जी जी। तो अच्छा, ये अब लोअर कोर्ट में क्या क्या है? वहां कोई प्रोग्रेस हो रही है? कोई हियरिंग, चार्जेस कोई फ्रेम होने की कोई बात होती है? कहाँ है वहां, क्या हाल है? नहीं, लोअर कोर्ट में भी इन्हें चालान पेश नहीं किया है, कर देंगे जल्दी, क्योंकि बहुत यानी जल्दी इनको चालान चार्जशीट पेश अभी कर, दाखिल नहीं की है? चार्जशीट दाखिल नहीं की है। जब वो चार्जशीट चार्जशीट तीन दाखिल चार्जशीट 3 महीने के अंदर होनी चाहिए, ऐसा सुनते हैं। वो क्या है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी 3 महीने नहीं हुए, वो कर दे चार्जशीट दाखिल किए, फिर उस पर अपना आके, चार्जशीट अभी हमको मिली भी नहीं, तो अपन उस पर कुछ कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हाँ क्या आरोप लगे, क्या कहानी बनाई है उन्होंने, क्योंकि कहानी है वो वो देख के उसके बाद उस पर जवाब दे पाएंगे। ये बताइए, इस पूरे प्रकरण में आपका जो वकीलों वाला तबका है, जो बार है, उन लोगों का क्या रवैया है? और चूंकि आप पत्रकार भी रह चुके हैं, पत्रकारों का क्या रवैया आपके आसपास, आपके नजदीक में, मध्य प्रदेश के लेवल पर या इससे भी आगे? मतलब मैं दोनों का जवाब एक साथ दे देता हूँ, दोनों ने बहुत हाँ सहयोग किया है। हाँ। अ, मतलब पत्रकारों ने तो बहुत सहयोग किया है, और मतलब दोस्ती भी थी, और लोगों को पता था कि दीपक किस तरह का लड़का है, और दीपक के साथ हुआ है तो क्या हुआ होगा, और दीपक एविडेंस पेश करता है। दीपक दीपक ने कभी कोई खबर भी लिखी है तो बिना एविडेंस के नहीं लिखी है। हम्म। तो लोगों को पता है कि तो वो वो पत्रकारों का बड़ा सहयोग रहा है, यहाँ से लेके भोपाल तक और पूरे मध्य प्रदेश के तक और दिल्ली तक पत्रकारों ने बड़ा सहयोग किया। वो इसलिए भी किया क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है सीधे सीधे कि गलत हो रहा है। और और वकीलों के उसके बारे में? वकील भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं, बाहर के लोग साथ में हैं। तनखा साहब ने ट्वीट किया है, सिब्बल साहब तक बात गई है, एहतशाम हाशमी साहब मुकदमा देख रहे हैं। और मजेदार बात आपसे बताऊं मैं कि ये ये लड़ाई के हाशमी साहब जैसे बड़े वकील मुझसे 1 रुपए फीस नहीं ले रहे हैं। जी 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 जी। उन्होंने कहा हाँ, दीपक हक की लड़ाई हम साथ में लड़ेंगे। सही सही सही। तो तो मैंने बहरहाल, उनसे ये इंसानियत का भी फरीजा है कि किसी जी जी पर अगर बिल्कुल, जुल्म हो तो उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, ये अच्छी जी बात है। बिल्कुल। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं, जिसमें अभी तक केस में एफआईआर भी नहीं होने दी गई? क्या एफआईआर होने से पहले ही मामला आपसे निपटाने की, बार्गेनिंग की कोई कोशिश है? क्या कुछ पुलिस के अफसरान या इंटेलिजेंस के लोग, इस बीच में वो बगैर सादी वर्दी वाले लोग भी बहुत काम किया करते हैं, उनका उनका कहीं कोई, आपसे कहीं कोई कोशिश है बात करने की, किसी को बीच में लाने की, किसी सामाजिक नेता को या आपके खास समाज के लोगों को आपके पास भेजा जाता हो? क्योंकि ये पुलिस, इंटेलिजेंस, ये इस तरह के हथकंडे बहुत अपनाती है। चाय वाला अगर भी कोई उनका ही आदमी मुसलमान होता है है। तो मुसलमान को भेजेंगे, अगर हाँ, कोई कुछ और है तो उसको भेजेंगे कि किसी तरह से मामला निपटा दो। ऐसी कोई कोशिश हुई, हो रही है आपके साथ भी? नहीं हुई है।
लेकिन हमने उनको समझा दिया, मतलब भाई हम आपसे बेहतर जानते हैं, अब निपटा लेंगे कोर्ट में। निपटाने के लिए तो हाँ, कोर्ट गए बाहर नहीं निपटेगा। सही। और ये जो आप जो कह रहे हैं कि जो दूसरी तरफ से कोशिश होती है, वो भी कोशिश हो रही। कई लोग सड़क चलती ही बोल देते, कई लोग यार दीपक देख लो यार ऐसा है। तो अपने को पता है वो लोग कौन है, भले वो नौकरी पुलिस की नहीं कर रहा है, काम हाँ, किसके लिए कर रहा है जानते हैं हम। जी 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 जी। और मैं ये भी आपको आपके चैनल पे आज बता देता हूँ बहुत स्पष्ट तरीके से। अभी मुझ पर सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुई है। आने वाले वक्त में हम पर और एफआईआर दर्ज होगी, ये बहुत ही हाँ, क्लियर है। और आप उसे वेलकम करेंगे? नहीं, मैं तो जल्दी करो मैं तो कह रहा हूँ जल्दी करो यार मैं रोज सोचता हूँ कौन सी करूंगी, जल्दी करो तो पता चल जाएगा कौन कौन सी कर रहे हो। हाँ, ताकि एक ही साथ वकील भी एक साथ मेहनत कर लें उस पर। हाँ तो ये मामला है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। जी, और जो काम मुश्किल नहीं हो उसमें मजा ही क्या है? तो हम तो मुश्किल सही। काम ही करते हैं। अच्छा अच्छा, आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे पर एक इत्मीनान जो नजर आ रहा है, उसके बाहर अगर निकल के आप देखें, जो मुल्क के ओवरऑल हालात हैं, जिस पर बहुत ही संजीदा तौर पर गौर करने समझने की जरूरत है, और उन हालात का ही एक वाकया आपके साथ हुआ है। तो आप देश को, समाज को, सभी धर्मों के लोगों को क्या आप अपनी तरफ से मैसेज क्या कहना चाहेंगे? देखिए डायरेक्ट मुझे ऐसा लगता है विक्टिम इसके हैं। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि जुल्म रोज हो रहा है। सड़क चलता आदमी रोज पीटा जा रहा है। वो दाढ़ी और टोपी हो तो फिर तो सोने पे सुहा का डबल पीटा जाएगा। हम्म, फिर तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहचान जाओगे, हम्म, तो पहचान के तो और डबल पीट पीट सकता है आदमी। सही। अ, लेकिन आवाज उठाना जरूरी है। हाँ, मतलब इतनी ऊपर तक आवाज जाए कि हाँ, ये लोग, इन लोगों को डर लगे कि हाँ। हमने गलत किया है। एहसास हो, डर ना लगे तो एहसास तो हो कि नहीं गलत नहीं करना चाहिए। हम्म। और जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ देश की सतह पर ऐसे जो बिल्कुल सामने जिसे कहते हैं बेयर आईज से, नंगी आंखों से देखा जा रहा है जुल्म, क्या ये मजलूम एक जगह इकट्ठा हो, आपस में कोऑर्डिनेटेड कोई ऐसे एफर्ट्स करें कि संविधान को बचाया जा सके और देश के हर तबके को प्रोटेक्शन मिल सके, उसके लिए क्या हो? अ, नहीं, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अ, मतलब पूरी दुनिया ही देख रही है। अभी एक एक वो दौर चला जब लोग पैदल चल रहे हैं हजारों किलोमीटर। हम्म, एक वो दौर चला कि जब आपका धर्म और आपकी जात नहीं पूछेंगे, आपके पेट में भूख कितनी है ये पूछे जाएगी, और लोग खाना बांट रहे हैं। हिंदू मुसलमान को दे रहा है, मुसलमान हिंदू को दे रहा है। जी जी जी। तो मेरा ये मानना है कि एक ग्रहण है ये, जो छट हाँ, जाएगा। हाँ, इस देश का हाँ, कल्चर सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। ये कबीर हाँ, मीर खुसरो का देश है। हाँ, इस पे इतनी आसानी से आँच नहीं आएगी। जी जी। तो और बस बाकी ये, लेकिन जो ग्रहण है उससे उसका मुकाबला तो करना ही चाहिए। हाँ, हाँ। हो सकता है 10 साल और हो सकता है 15 साल और हो, लेकिन चुप बैठने से काम नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ी बात कही दीपक बुंदेले साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आप जिन हालात से गुजर रहे हैं और उन सख्तियों परेशानियों, चूंकि आप जवान हैं, यंग हैं, आपका अपना पूरा करियर, अपना फैमिली, अपने घर के लोग, पेरेंट्स, वो एक समाज होता है हर इंसान का, उससे भटका करके आपको इसमें एक तरह से लगा दिया गया है। मैं तो ये भी इस एंगल से भी समझना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। शायद आप इससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते थे, आपके टैलेंट को डाइवर्ट करके इसमें उलझाने का काम किया गया है। लेकिन मैं इसको, एक और एंगल है देखने का, हो सकता है आपके बहाने, आपके इस वाकये के बहाने कहीं कोई करेक्शन भी होने की उम्मीद हो, और कहीं जुडिशरी में, पुलिस में इस बात का एहसास कहीं पैदा कर सकें आपके इस मुकदमे के, इस वाकये के बाद। तो मैं समझता हूं ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा समाज के लिए, देश के लिए। आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि खबरों को और खबरों के पीछे क्या कुछ हो रहा है वो सब आप तक बराह रास्त पहुंचाऊं, बगैर एडिट किए पहुंचाऊं।
चूंकि मैं कभी इसमें कहीं एडिट करके कट नहीं करता, जो कुछ सामने वाला बोल रहा है वो बात आम जनता तक पहुंचाई जाए। और सोशल मीडिया में मैं समझता हूं इतनी लिबर्टी भी है कानून के तहत भी कि हम अपने सोसाइटी को, अपने समाज को इन्फॉर्म कर रहे हैं। वही काम मीडिया स्टार वर्ल्ड कर रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।